नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर जाकिर हुसैन एसोसिएट प्रोफेसर है ऑर्थोपेडिक विभाग में एसएमएस अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज जयपुर। आपको करीब 25 वर्षों का अनुभव है। आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। पहला सवाल है, मैं 34 वर्षों की हूँ। मुझे लगभग 2 से 3 साल से कमर के एक तरफ से दर्द की समस्या है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया है पर मुझे समाधान नहीं मिला है। यह किसी गंभीर समस्या के लक्षण तो नहीं है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जैसा कि आपने सवाल में बताया कि ज़्यादातर मामलों में ये मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, पोस्चरल प्रॉब्लम होती है। आप अपने नज़दीकी अस्थि रोग विशेषज्ञ से एक बार राय ले लें। ये आपको घर में काम करने के दौरान जो है ना, कैसे आपको झुकना है, कैसे आपको वज़न उठाना है, कोई बच्चा अगर छोटा है घर में तो कैसे उसको ज़मीन से ऊपर गोद में उठाना है। अगर इन चीज़ों में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कमर दर्द स्वतः ही चला जाएगा। अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, वो मुश्किल से 5 से 10% मामलों में होता है, तो आप एक बार अपने नज़दीकी अस्थि रोग विशेषज्ञ से राय ले लें। मेरा पिछले वर्ष एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। वह ठीक तो हो गया लेकिन कोहनी के जॉइंट में दर्द रहता है और उसका कुछ हिस्सा उभरा हुआ भी है। क्या मुझे फिर से एक्सरे कराकर इलाज लेना चाहिए? ये सवाल है सौरभ का। सौरभ जी, आपका सवाल है जैसे आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और कोहनी में कुछ समस्या है अभी। तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि हाथ का कोहनी के नीचे फ्रैक्चर होता है और उसमें कोहनी का जोड़ थोड़ा निकला हुआ रह जाता है, कई बार मिस हो जाता है वो। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार एक्सरे करवा के चेक करा लीजिए। हो सकता है आपका कोहनी का जोड़ निकला हुआ हो या वहाँ कोहनी की कोई हड्डी जो रेडियल हेड है या कैपिटोलम फ्रैक्चर है या इस तरह की कोई चीज़ रह गई हो, तो वो टाइम रहते समय रहते ठीक कराई जा सकती है। तीसरा सवाल है, क्या हड्डियों का कमजोर होना एक आम समस्या है? कितनी उम्र के बाद बोन हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? उसके लिए क्या करें? यह एक पाठक का सवाल है। देखिए, ये हड्डी का जो मामला है ये शुरू से ही आहार और व्यायाम से जुड़ा हुआ है। अगर शुरू से ही बचपन से ही संतुलित आहार और व्यायाम पर अपना जोर दिया जाए तो हड्डियां कमज़ोर होने का सवाल ही नहीं होगा। और जैसे जैसे उम्र निकलती है वैसे वैसे बोन का बनना जो है वो कम होता जाता है। तो संतुलित आहार और व्यायाम अपनी ज़िंदगी में नियमित रूप से आप रखें तो ये समस्या जो है कम हो जाएगी। चौथा सवाल लेते हैं, क्या हड्डी के रोगों का इलाज केवल दवाओं से किया जा सकता है या आहार और व्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए? ये सवाल संदीप पूछ रहे हैं। संदीप जी, आपका सवाल आपने खुद ही इसमें आपने आंसर दिया है कि हड्डी रोगों को ठीक करने के लिए दवाइयों की आवश्यकता बहुत ही कम मामलों में ज़रूरत होती है। आप अपना संतुलित आहार रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से भी मसल्स फटीग हो जाती है। तो नियमित रूप से अपना संतुलित आहार रखें और व्यायाम रखें तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। पांचवा सवाल, कभी कभी मुझे जोड़ों में सूजन और अकड़न की समस्या होती है। क्या यह गठिया अर्थराइटिस का संकेत हो सकता है? हाँ, जगदीप इसके बारे में जानना चाहते हैं। जगदीप जी, ये जो आपकी समस्या है बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है कि गठिया रोग आपको हो सकता है। इसमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ क्लिनिकल वो देखना होता है डॉक्टर्स को। तो आप अपने नज़दीकी जो है गठिया रोग विशेषज्ञ या हस्ती रोग विशेषज्ञ से एक बार राय ले लें। कुछ खून की जांचें करानी होगी, उससे स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि ये आपको गठिया रोग है या नहीं है। जी, अगला सवाल है, मैं जब चलती हूँ तो घुटनों में अक्सर कड़क की आवाज़ आती है। ज़्यादा देर बैठने पर ऐसा लगता है कि जोड़ों में सूजन आ गई है। क्या यह किसी बीमारी का लक्षण है? मेरी उम्र 41 साल है। ये सवाल अर्चना का है। नहीं, ये ऐसी कोई अभी इस उम्र में इस तरह की कोई बीमारी होने का कोई संकेत नहीं है। आप अपना वज़न एक नियमित उसमें रखें और नियमित रूप से आहार और व्यायाम करें तो ये आपका जो कड़क आवाज़ जो आती है वो स्वतः ही चली जाएगी। जी,
क्या हड्डियों की समस्याओं के लिए कोई विशेष आहार या विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन डी या कैल्शियम? एक पाठक जानना चाहते हैं। जी जी जी, ये हड्डियों के लिए जो है विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इसमें जो है धूप से जो है अपने स्किन पर टच होने पर ये विटामिन डी अपने को नियमित रूप से मिल जाता है। लेकिन अपनी जो लाइफ है वो इंडोर हो गई है आजकल, तो इसका सप्लीमेंट आता है विटामिन डी के नाम से, जो है टेबलेट्स भी आती है, शेशे भी आते हैं, वो ले सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है, पहले ये केवल बुढ़ापे की बीमारी हुआ करती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि युवाओं में भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तो क्या सर इसका कोई मुख्य कारण है कि बुढ़ापे वाली बीमारियां युवाओं को कम उम्र में ही अपनी चपेट में ले रही है? आप इसके बारे में एक बार बताइए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। युवाओं में आजकल जो है ओनली जो है इंडोर गेम्स की ही ललक पड़ी हुई है। आउटडोर गेम्स में जो है बच्चे जो पिछड़ते जा रहे हैं, या जो बाहर गेम, जो घरों के बाहर जो गेम्स होते थे गली मोहल्ले में, वो बहुत कम हो गए हैं, न के बराबर हो गए हैं। तो युवाओं में जो है ये व्यायाम की कमी की वजह से जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। तो आउटडोर एक्टिविटी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, और सर अक्सर ऐसा होता है कि यूथ जो है वो थोड़ी भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता है, थक जाते हैं, या फिर जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, थोड़ा भी प्रेशर लेने पर, काम करने पर अक्सर हम ये सुनते हैं कि उन्हें परेशानी हो जाती। तो क्या जो बदलती जीवन शैली है युवाओं की, उनके खान पान में जो बदलाव आ रहा है, क्या उसके कारण उनके शरीर में अभी से कमजोरी आने लग गई है? तो इसका नुकसान आने वाले सालों में उनको किस तरीके से देखना पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। युवाओं में जो है ये इंडोर एक्टिविटी की वजह से जो है बोन हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित आहार पे ध्यान दें तो ये समस्या कम हो सकती है। जी, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा खाएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो हमारे शरीर में विटामिन, कैल्शियम्स, मिनरल्स किसी की भी कमी नहीं होगी। तो हम शारीरिक और मानसिक तौर पर वैसे भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल है, क्या हड्डी में फ्रैक्चर के बाद इलाज और रिकवरी में कोई विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? एक पाठक का है ये सवाल। जी जी जी, हड्डी में फ्रैक्चर के बाद जो है हर हड्डी का एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई इतने टाइम के बाद ये हड्डी में यूनियन होगा, फ्रैक्चर यूनाइट होगा। तो हर फ्रैक्चर के बाद कब मोमेंट होना है, कब उस पर वजन दे के चलना है, ये अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स एक प्रोटोकॉल नहीं है। किसी की हड्डी मजबूत होती है, किसी की कमज़ोर होती है, तो उसी हिसाब से उसको कब वज़न देना है, कब उसका जोड़ मूवमेंट करना है, ये सब डॉक्टर की सलाह से ही करें। डॉक्टर, जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है या फिर जो लोग अभी रिकवरी वाले स्टेज में है, आप उनके लिए बता सकते हैं कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है सबसे ज़्यादा, या उन्हें अपने आहार में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कैल्शियम के स्रोत के लिए सबसे अच्छा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन साथ में विटामिन डी का लेना बहुत ही आवश्यक है। विटामिन डी शरीर में नहीं होने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर में मौजूद है। यानी विटामिन डी हमको हमारे खाने में ज़रूर शामिल करना ही चाहिए हमारे अच्छी बोन हेल्थ के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुझे हड्डी के दर्द के साथ थकान, बुखार या वजन घटने जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो क्या यह कोई गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? ये योगेश का प्रश्न है। योगेश जी, आपका जो सवाल है इसमें आपने बताया कि आपको बुखार है और जोड़ों में दर्द है, तो ये गठिया वायु के भी लक्षण हो सकते हैं और ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण हो सकते हैं। तो आप तुरंत जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उनके हिसाब से अपना इलाज कराएं। 10वां सवाल है, मेरा बेटा 10 माह का है, उसका एक पैर जन्मजात ही छोटा है, क्या उसकी कोई सर्जरी हो सकती है या उसे जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा? एक पाठक का प्रश्न। जी, बच्चा 10 माह का है अभी और एक पाँव उसका छोटा है, तो हो सकता है उसका जन्मजात कूल्हे का जोड़ निकला हुआ हो। तो पहले एक्सरे करवा के कंफर्म करा लें, हड्डी रोग विशेषज्ञ से राय ले लें। अगर ये सही उम्र है, अगर जोड़ निकला हुआ है, कूल्हे का जोड़ निकला हुआ है, तो उसको वापस सर्जरी के द्वारा या प्लास्टर के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है।
डॉक्टर, मैं जानना चाह रही हूँ कि जो सर्जरीज और ऑपरेशंस होती है, क्या इसकी कोई सही उम्र होती है या छोटे बच्चों की सर्जरी वगैरह भी करवा सकते हैं? कई बार माता पिता इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तब हम उसकी सर्जरी कराएंगे, उसका ऑपरेशन कराएंगे। नहीं, जो जितनी भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं मैम, तो उनके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया है कि भाई इतनी उम्र में ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। अगर वो सही उम्र में ऑपरेशन हो जाता है तो वो अपनी बाकी की ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बिता सकता है। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि 50 वर्ष के बाद अधिकतर महिलाओं का मेनोपॉज का समय रहता है। उस समय कई महिलाओं को हड्डियों के दर्द से भी गुजरना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे ध्यान रखना चाहिए? आप इसके लिए कुछ टिप्स बताएं। आपने जैसे सवाल किया है मैम कि 50 वर्ष के बाद महिलाओं में मेनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से उनको हड्डियों से संबंधित काफ़ी शिकायतें मिलती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए 50 वर्ष के बाद जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो है बनना करीब करीब बंद सा हो जाता है। तो उसमें अपना नियमित संतुलित आहार लें, व्यायाम करें और वज़न नहीं बढ़ने दें अपना, और विटामिन डी और कैल्शियम से जो स्रोत है इनका जो फूड का, वो नियमित रूप से लेते रहें। तो क्या वजन बढ़ना भी अपने आप में एक समस्या हो सकती है? बहुत सारे लोग जो अपने वजन पर नहीं ध्यान देते हैं या उनको लगता है कि मोटापा सिर्फ ओबेसिटी और ऐसी बीमारियों को ही जन्म देता है, तो क्या हड्डियों का भी इस चीज से कुछ रिलेशन होता है डॉक्टर? कि अगर आपका वजन बढ़ता जाएगा, आपको ओबेसिटी होती जाएगी, तो उसका बुरा असर आपकी बोन हेल्थ पर भी होगा? बिल्कुल, ये ओबेसिटी जो है किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज़ है, या और भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ये ओबेसिटी होती है। कई बार खान पान जो है बहुत ही अनियमित और असंतुलित होता है, उसकी वजह से भी ओबेसिटी होती है। तो अगर कोई बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज़ है, तो उसका अपना इलाज लें। और खाने पीने की वजह से है तो अगर खाना पीना आप संतुलित कर लें, अपना नियमित रूप से जो है कब आपको फास्टिंग करना है, कब खाना है, इस पर अपना ध्यान दें, तो वज़न कम होने से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जी, अक्सर डॉक्टर ऐसा होता है कि किचन में कुछ काम करा या कुछ थोड़ी सी देर एक पोजीशन में बैठ गए या घर का कुछ भी काम करा तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द उठता है। कई बार ये दर्द बहुत तेज़ हो जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इससे नकार देते हैं, उन्हें लगता है अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या ये बाद में किसी गंभीर समस्या में बदल सकता है? घरों में काम करने वाली तमाम गृहिणियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप लगातार जो है सारा काम एक ही फेज में निपटाने की कोशिश नहीं करें। आपको थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 घंटे के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का अपना ब्रेक लें, आराम करें थोड़ा सा, और झुककर काम करने की कोशिश कम से कम करें। अपनी कमर और गर्दन सीधी रखें। बर्तन भी धोना है, किचन में भी काम करना है, आगे झुक के झाड़ू भी निकालना है। तो अगर आपको सही पोस्चर आपको पता है तो आपको कभी भी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, इस समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यानी जो 20-20 मिनट्स का ब्रेक रूल होता है, जो अधिकतर पढ़ाई के समय इस्तेमाल किया जाता है, उससे अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम में भी इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी भी तरह की बोन हेल्थ से कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डॉक्टर, जैसे अधिकतर लोग जो सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, विटामिन्स के, कैल्शियम्स के, ये सब सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या फिर इन्हें लेना आज के ज़माने की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है? देखिए, सप्लीमेंट्स की जब ज़रूरत होती है जब आपका आहार जो है संतुलित नहीं है, आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिया है या सिर्फ प्रोटीन लिया है या फैट ज़्यादा ले रहे हैं, तो अगर संतुलित आहार नहीं होगा तो ही सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी। ओके। और जो जिम वगैरह करते हैं, शारीरिक वर्कआउट्स वगैरह में जो लोग हैं, वो भी अधिकतर अपने सप्लीमेंट्स वगैरह रोज लेते हैं, तो क्या उनके लिए ये सही है चीज़ या फिर उनको? देखिए, पर्सनली मेरा मानना है कि जो जिम करते हैं और वहाँ से जो प्रोटीन के डिब्बे उनको मिलते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें स्टेरॉइड मिला होता है। वो आपकी बोन को, आपकी स्वास्थ्य को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो सोच समझ कर ही वो प्रोटीन के डिब्बे आप काम में लें। नेचुरल जो जितना प्रोटीन है, नेचुरल जो डाइट है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। जी, तो स्टेरॉइड्स का जो असर होता है वो धीरे धीरे हमें नज़र आता है। शुरुआती दौर में हमें लगता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम जिम जा रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी अपनी बॉडी बनानी है, हमें अच्छा दिखना है, तो हम इन सप्लीमेंट्स पर अपनी निर्भरता को बढ़ा देते हैं, लेकिन एक आयु पर पहुंचने पर ये शरीर को खोखला कर देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जो स्टेरॉइड है ये बहुत जल्दी अपना इफेक्ट शुरू कर देते हैं।
हमारे पास आउटडोर में जो है स्वामी मान सिंह अस्पताल के अंदर आउटडोर में अंदर 20 साल 22 साल 25 साल के बहुत सारे युवा आते हैं जिनके कूल्हों में जो है दर्द शुरू हो जाता है। तो पता लगा कि भाई वो एक्सरे करने से पता लगता है हमें कि ये कूल्हे का जोड़ जो है इनका सूख चुका है और वो जो कूल्हे का जोड़ उनका खराब हो गया है। पीछे की तरफ जाएंगे तो पता लगेगा कि इन्होंने कुछ पीछे की हिस्ट्री क्या है कि इन्होंने जिम जाना शुरू किया है और वो कोई प्रोटीन के डिब्बे काम में लिए हैं या कोई स्किन डिजीज के लिए स्टेरॉइड काम में लिया है। उसकी वजह से ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, इसके बारे में डॉक्टर आप थोड़ा बताइए हमारे पाठकों को, ये क्या समस्या होती है? देखिए ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर जो है ये मोस्टली जो है अननोन रीजन होता है इसका कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों सूखा है ये। लेकिन अभी जो ट्रेंड जो चल रहा है उसका मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो स्टेरॉइड है। वो स्किन डिजीज के लिए काम में ले रहे हैं या न्यूरोलॉजी कोई प्रॉब्लम है या प्रोटीन के डिब्बे में स्टेरॉइड मिल रहा है। ये बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है और युवाओं में ये रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है बहुत आम हो गई है। यानी हमारे दर्शकों को ये बात जान लेनी चाहिए, अगर आप भी स्टेरॉइड्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कुछ दिनों के लिए आपको अच्छा आकर्षक दिखा सकती है, लेकिन एक लंबे समय के लिए ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। डॉक्टर, मैं जानना चाह रही थी कि भारत में आने वाले सालों में सर्जरी का क्या भविष्य रहने वाला है? जैसे हमारे भारत में जितना एडवांसमेंट हो रहा है, एआई आ रही है, रोबोटिक्स आ रहा है, तो क्या ये आने वाले समय में सर्जरी को आसान बनाएगा? आने वाले टाइम में मैम जितना भी नई टेक्निक आ रही है इसका डेफिनेटली जो है पेशेंट्स को फायदा मिल रहा है जी। इससे सर्जरी टाइम बहुत कम हो रहा है और एक्सपोजर कम होने की वजह से इन्फेक्शन रेट, कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये फ्यूचर के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि नई टेक्निक का भारत में इस्तेमाल हो रहा है और सक्सेसफुली हो रहा है जी। जो हड्डियों में समस्या होती है, क्या इसके पीछे जेनेटिक आनुवांशिक कारण भी होता है कि अधिकतर जो लोग हैं उनको जेनेटिक ऐसी समस्याएं पास ऑन होने की चांसेस होती हैं हड्डियों की? ऐसा कम ही मामलों में देखा गया है। ज़्यादातर मामलों में जो है आनुवांशिक रीजंस नहीं मिलते हैं। जैसे कंजेनिटल टेलीपैथी कोरोना वायरस, जो बच्चों के पांव टेढ़े होते हैं जन्म से, वो प्लास्टर से इनसे ठीक किए जाते हैं। उसका कोई आनुवांशिक कारण नहीं है। और कूल्हे का जोड़ भी निकला हुआ होता है बच्चों में, वो भी कोई आनुवांशिक कारण नहीं है। तो हड्डियों में थोड़ी आनुवांशिक रीजंस तो कम ही है जी। डॉक्टर, ऑफिस में हम लोग 8 घंटे 9 घंटे बैठकर काम करते हैं। अधिकतर लोग के वर्किंग आवर्स 9 to 10 आवर्स रहते हैं। एक ही जगह पर बैठकर काम करने से क्या हमारे शरीर पर कुछ असर पड़ता है? जो लोग ऑफिस में कार्य करते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी बोन हेल्थ का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं 10 से 5 की जिनकी सर्विस है, 8 घंटे 10 घंटे की जो सर्विस है, उसमें कुर्सी पे कैसे बैठना है, आपको गर्दन कैसे झुकानी है और टेबल टॉप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लें। आपकी कमर एकदम पीछे से कुर्सी पे चिपकी हुई होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए। अगर पोस्चर सही है तो आपको मस्कुलर प्रॉब्लम और ये जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और कंधे में दर्द जो होता है आजकल बहुत ही कॉमन है, इससे निजात मिल सकती है। अपने पोस्चर को सही रखिए ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की बोन से संबंधी समस्याओं से नहीं गुजरना पड़े। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ।